नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. यूपीएससी प्रिपरेशनसाठी महाराष्ट्रातील सगळ्यात मोठी टीम घेऊन येत आहे ज्ञानदीप अकॅडमी. हो, तुम्ही बरोबर ऐकताय. ही सगळी जी लोक आहेत यूपीएससी मधले एक्सपर्ट आहेत. ही सगळी लोक यूपीएससी इंटरव्ह्यू दिलेले आहेत. ही सगळी लोक तुम्हाला यूपीएससी शिकवणार आहेत. ज्ञानदीप अकॅडमीची यूपीएससीची ऑफलाईन इंटिग्रेटेड बॅच आम्ही सुरू करत आहोत 6 जुलैला. हो, 6 जुलैला बॅच आम्ही सुरू करत आहोत. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, या बॅचचं मीडियम इंग्लिश असणार आहे आणि ही जी बॅच आहे या बॅचमध्ये तुम्हाला रोज आन्सर रायटिंग असणार आहे, सोबत त्याचं इव्हॅल्युएशन सुद्धा करून दिलं जाईल. याच बॅचमध्ये आम्ही तुम्हाला सगळ्या इंग्लिश नोट्स अवेलेबल करून देणार आहोत, माइंड मॅप अवेलेबल करून देणार आहोत आणि सोबत आम्ही तुम्हाला सेल्फ अनालिसिस शीट करून देणार आहे, जेणेकरून तुम्ही तुमच्या अभ्यासाचं डॉक्युमेंटेशन करू शकता, त्याला तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने ट्रॅक करू शकता. बरं, महत्वाची गोष्ट काय आहे? डेली आन्सर रायटिंग विथ इव्हॅल्युएशन, प्रत्येक वीकला तुमची टेस्ट विथ इव्हॅल्युएशन आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, महिन्याच्या प्रत्येक 15 तारखेला आणि 30 तारखेला एस्से टेस्ट असणार आहे, ज्याचं तुमचं इव्हॅल्युएशन करून दिलं जाईल. महत्वाची गोष्ट, हा जो एस्से आहे यूपीएससी मध्ये 250 मार्कांना असतो. प्रिलिम्सच्या वेळेस आम्ही सेम पॅटर्न ठेवणार आहोत. वीकमध्ये तुम्हाला 5 दिवस लेक्चर असणार आहे, ज्यामध्ये 3 दिवस जीएसचं लेक्चर असणार आहे, 2 दिवस सीसॅटचं लेक्चर असणार आहे. प्रत्येक वीकला एक ब्रेक असणार आहे, प्रत्येक संडेला तुमची टेस्ट असणार आहे. महत्वाची गोष्ट, प्रिलिम्स आमचे लेक्चर सुरू होतील सकाळी 7:30 वाजता. 7:30 ते 8:30 पहिलं लेक्चर असणार आहे. 8:30 ते 9:30 जे शिकवलंय त्याच्यावरती लगेच टेस्ट असणार आहे. परत एक लेक्चर जे शिकवलं त्यावर लगेचच्या लगेच टेस्ट आणि सगळ्यात शेवटचं लेक्चर असणार आहे 11:30 ते 12:30 आणि त्यानंतर 12:30 ते 1:30 परत तुमची एमसीक्यूची टेस्ट असणार आहे. म्हणजे 3 दिवस तुमच्या जीएसच्या टेस्ट असणार आहेत, 2 दिवस तुमच्या सीसॅटच्या टेस्ट असणार आहेत आणि प्रत्येक संडेला तुम्हाला कॉम्प्रिहेन्सिव्ह टेस्ट मिळेल. याच यूपीएससी बॅचमध्ये आम्ही तुम्हाला स्टेट बोर्डची बॅच कंप्लीट इंग्लिशमध्ये देणार आहोत, एनसीईआरटीची बॅच कंप्लीट इंग्लिशमध्ये देणार आहोत, यूपीएससी प्रिलिम्सचे पीवायक्यूची बॅच सुद्धा तुम्हाला फ्रीमध्ये देणार आहोत आणि सोबतच यूपीएससी मेन्सचे पीवायक्यू डिस्कस केलेले फ्रीमध्ये देणार आहोत आणि आमची स्वतःची यूपीएससी मेन्सची एक क्वेश्चन बँक आहे, त्याचे सगळे डिस्कशन रेकॉर्ड केलेले तुम्हाला मिळतील. एवढं सगळं इन डिटेल्ड शिकवलेली ही जी बॅच आहे, यामध्ये तुम्हाला सगळ्यात मेन फीचर जे ऑल इंडियात कुठंच मिळत नाही, ज्ञानदीप अकॅडमीने स्वतः बनविलेली द हिंदू जे डेली करंट अफेअर्सची बॅच आहे, ही तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळेल. द हिंदूची बॅच आणि त्या द हिंदूला जे करंट अफेअर्स शिकवलं जाईल, याच्यावरती डेली आम्ही जे एमसीक्यूज घेतो, करंट अफेअर्सचे एमसीक्यू, याची सुद्धा बॅच तुम्हाला यामध्ये मिळणार आहे. ऑफलाईन बॅच जॉईन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आम्ही ऑनलाईन रेकॉर्डेड ऍक्सेस देणार आहोत, सोबत एवढ्या सगळ्या बॅचेस देणार आहोत, सोबत आन्सर रायटिंग करून घेणार आहोत आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, ऑनलाईन बॅच जॉईन केलेल्या लोकांना, जो ऑफलाईन बॅच जॉईन केलेल्या लोकांना जो ऑनलाईन ऍक्सेस देणार आहोत, याला तुम्हाला ऍक्सेस असणार आहे 2 वर्ष. ऑनलाईन कोर्सेस बघत असताना त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या नंबर ऑफ व्ह्यूजवर आम्ही बंधन टाकलेलं नाहीये. एखादा व्हिडिओ तुम्ही कितीही वेळा बघू शकता. आमच्याकडनं त्यावरती कोणत्याही प्रकारचं काहीही रेस्ट्रिक्शन असणार नाही. थँक्यू. Good afternoon, friends. So, myself Ramesh Shingade. First of all, let me introduce myself. We are going to discuss today the modern history analysis of UPSC Prelims 2025. So, I have given 3 interviews and 5 mains in civil services, and in every of my mains, I had very good score, approximately 20 marks more than the cutoff. So, I'm going to tell you in today's class which different tricks or logic elimination techniques that we can use to solve the questions belong to history session. Okay, so without wasting time, let us start with this question analysis. So first question, consider the following statement about Raja Ram Mohan Roy. So again, one of the major theme of Indian history, the socio-religious reformers. Every time, every single year, they are asking questions on different reformers. Last time they asked about this Ishwar Chandra Vidyasagar, then they ask about Keshav Chandra Sen, etc. So let's discuss this question. He possessed great love and respect for the traditional philosophical systems of the East. Okay, so statement number 1. अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, they might think that this statement is wrong and they will actually just marks B as the correct answer. First, they think that first statement is wrong. This is actually a correct statement, my dear friends. So understand कि why this statement is correct and how we can use logic here. So
he possessed great love and respect for traditional philosophical systems. So please understand, Raja Ram Mohan Roy, half knowledge is always danger. बहुत लोगों को बस इतना ही पता होता है कि राजा राम मोहन रॉय was in favor of modern western education, but इसका ये मतलब नहीं है कि he was against Indian philosophy और Indian culture etc. वो ऐसा नहीं था कि he was against every single tradition or culture. He was just opposing the wrongdoings or social evils in our society or culture. So mind you कि ये बहुत ही महीन स्टेटमेंट है. In UPSC they always play with words. See यहाँ पे क्या है, he had great love and respect for traditional philosophical system. They are not asking about customs or tradition, they are talking about philosophical systems like Vedanta, Upanishad etc. And you must know that अगर आपने ढंग से NCERT पढ़ी है तो you should know that he actually had a great love and respect for our philosophical system, specifically Upanishad. He had belief in Upanishad and he had belief in this Vedanta philosophy etc. Okay, so हाँ, हालांकि उन्होंने जो रॉन्ग कस्टम्स थे जैसे कि सती हो, चाइल्ड मैरिज हो, सो इसके खिलाफ उन्होंने जरूर आवाज उठाई थी. दैट डज नॉट मीन ही हैड नो लव और रिस्पेक्ट फॉर आवर ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम्स. सो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, स्पेसिफिकली स्टेटमेंट 1 वाज वेरी ट्रिकी. तो ऐसे देखो हर एक चीज में आपका एवरी सिंगल वर्ड आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है. सो फिलोसॉफिकल सिस्टम्स बोला है, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कस्टम्स और ट्रेडिशंस. ही वाज critical of this some wrong customs or traditions in Indian society, but it does not mean that he hated or he had no disrespect for philosophical system. So this is again correct statement. Second statement, he desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and principle of human dignity and social equality of all men and women. Now you can, by just reading this statement, you can mark it correct. This is very generic statement. So again trick number 1 here, generic statement जो होते हैं जिसमें कोई extreme words नहीं है, so these statements are generally correct. Okay, so ये ऐसा statement है कि बढ़ के आप बता सकते हो कि दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. कोई भी रिफॉर्मर हो. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन मैजिक हियर. आई एम टेलिंग यू हाउ यू कैन टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम, एक्चुअल एग्जाम. सो लेट्स अज्यूम that this question is not about Raja Ram Mohan Roy. ठीक है, so this question is basically about let's assume ज्योतिबा फुले, महात्मा फुले. ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले. ओके, बस एक काम करना है हमको. वी आर रिप्लेसिंग दिस राजा राम मोहन रॉय विथ महात्मा फुले. नाउ लेट अस रीड द स्टेटमेंट अगेन. ही possessed great love and respect for traditional philosophical system. Again in this case this statement would have been correct only. ठीक है, सो कोई भी रिफॉर्मर, आप महात्मा ज्योतिबा फुले की जगह कोई भी और रिफॉर्मर रख लो, इवन देन बोथ ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी करेक्ट. देख सिंपल चीज है, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली नॉट अबाउट राजा राम मोहन रॉय. दिस क्वेश्चन इज अबाउट thought process or thinking of the social reformers of India in 19th century. ठीक है, सो बहुत लॉजिक से आप ये क्वेश्चन, irrespective of whether you don't know about factual details of राजा राम मोहन रॉय, पहली चीज तो उन्होंने कुछ फैक्चुअल पूछा ही नहीं है. दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली लॉजिकल. सो अगेन यहाँ पे कोई भी रिफॉर्मर आप डाल सकते हो. If you put Swami Vivekananda, again these statements will be correct. Both of them will be correct in any case. Okay, so please make sure that both of these statements are correct. Basically you should understand here, the question is not about any individual this reformer, but it is thought process or ideologies of these reformers. Okay, so let's go to the next question. Again here we have given some factual that you should know. He was associated with Brahma Sabha. Before that he established Atmiya Sabha. Again simple चीज है, it's my personal strategy to study Raja Ram Mohan Roy. हर चीज दो की इसमें याद रखनी. He established 2 organization, Atmiya Sabha and Brahmo Samaj. He was associated with 2 major newspaper, Miratul Akhbar and Samvad Kaumudi. He established 2 colleges, Vedanta College and then Hindu College. Okay, so आप ऐसे याद रख सकते हो. Things are very easy. Again सबको पता है कि राजा टाइटल was given to him by this Mughal Badshah Akbar II. Okay, so factual details has been already given to you. You can just go through them.
Now let's go to the second question. Consider the following subject with regards to non-cooperation program. Again, here I would like to tell you on the same topic, in the same paper, 2025 prelims, on this topic of non-cooperation, there are 2 questions as it is. And plus there is one more question. Actually, Gandhiji, last year they had 4 questions on Gandhiji. Okay, so please make sure that these are very important themes. First, you need to identify the themes and then prepare them well so you can easily clear this prelims examination. Okay, so let's go for the next question. Boycott. What was the program of non-cooperation? Boycott of law courts and foreign clothes. देखो सिंपल चीज है, non-cooperation. What is the meaning of it? Cooperate नहीं करना है. So cooperate नहीं करना है, इसका क्या मतलब है? तो obviously boycott करना है उनके goods and services को या फिर उनके इलेक्शन को, जो भी ब्रिटिश की चीजें हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो या फिर goods and services हो, everything needs to be boycotted. So obviously this is correct. Observation of strict non-violence. Now obviously everyone knows that as this is a Gandhian movement, it was expected. ठीक है, so obviously non-violence तो होगा ही definitely. Retention of titles and honors without using them in public. देखो ऐसे जो extra added words होते हैं तो obviously they are make you fall in the trap. So retention of titles and honors. अगर किसी को ब्रिटिशर्स ने टाइटल दिए, ब्रिटिशर्स बहुत बड़े बड़े टाइटल देते थे, राय बहादुर, दीवान बहादुर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो बेसिकली नॉन कोऑपरेशन में ये भी था कि यू हैव टू बॉयकॉट दिस टाइटल्स. ओके, बट यहाँ पे क्या दिया है? रिटेंशन ऑफ द टाइटल्स. सो रिटेंशंस वर नॉट अलाउड. यू हैव टू, जितने भी टाइटल्स दिए हैं ब्रिटिशर्स ने आपको, सब, एवरी इंडियन पर्सन इफ ही फील्स दैट आई एम अ पार्टिसिपेंट ऑफ दिस एनसीएम मूवमेंट, सो ही हैज टू गिव अवे दिस टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिशर्स. सो यहाँ पे पहले वर्ड में ही ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. Retention of titles. No, there was no retention of titles. It has to be boycotted. Establishment of पंचायत for settling the disputes. Again simple चीज है कि ब्रिटिशर्स के जितने भी कोर्ट्स है या जो जुडिशियल सिस्टम है उसको भी बॉयकॉट करना था. तो अब अगर हम ब्रिटिशर्स पे बॉयकॉट करें उनके जुडिशियल सिस्टम पे, then how we are going to resolve the disputes among ourselves? So obviously our traditional method, पंचायत, जो गांव के 5 बड़े बुजुर्ग लोग होंगे, they will come together and they will resolve the dispute. So this is again correct. So very easy question actually. If you apply very basic logic, you can get the correct answer. So answer is only C. Third is wrong. Rest of them are correct. Okay. Chalo, let's go to the next question. So you should have basic idea about this NCM, non-cooperation movement, why it happened, what was the causes behind it, what was the program of it. Okay, so everything that needs to be known. Again, here there will be one more question, maybe in this particular year. Basically, this was the first time Congress had 2 sessions in one single year. Just to give authorization for this non-cooperation movement, there was a special session of Congress held in August 1920, or sorry, September 1920 in the Calcutta. Okay, so you should know that this is specific. So we have given here entire program of this non-cooperation movement. You can just go through it. Consider the following statement in respect of non-cooperation movement. Again, there is one more question. This is very rare. UPSC generally do not do this. एक same topic पे in same year there are 2 questions. So again, consider the following statements. Congress declare the attainment of Swarajya. So देखो, this was actually declared way back in 1906. पहली बार already 1906 में कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था कि स्वराज्य is our ultimate aim. But now in 1920, with the launch of this NCM, non-cooperation movement, Swarajya by all legitimate and peaceful means. This was the modification in the aim. पहले बस ये बोला था कि हमको स्वराज्य चाहिए. But now with the arrival of Gandhi ji and his new path or new methods, so Congress
ऑफिशियली चेंज इट्स और मॉडिफाई इट्स गोल. बेसिकली कांग्रेस ने ये बोला कि डिक्लेयर अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय एनी लेजिटिमेट मीन्स एंड पीसफुल मीन्स, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव. सो इट्स ओके दैट दीज मीन्स आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल. इफ वी आर like if it needs, we are ready to break the law also, but it should be legitimate and it should be peaceful. That is the precondition. So this is correct. It was, अभी बहुत बच्चों ने, देखो सिंपल चीज है कि some of the YouTubers or some of the people has spread the misconception or rumors कि यहाँ पे all लिखा है तो this is going to be wrong statement. ऐसा नहीं होता. हर स्टेटमेंट में all only ये गलत नहीं होता. ठीक है. So please make sure that UPSC is testing those people who are actually giving this exam only on the basis of logic and tricks. सिर्फ ट्रिक्स के बलबूते पर एग्जाम में जाओगे तो ऑब्वियसली दिक्कत होगी. सो प्लीज मेक श्योर दैट आपका जो नॉलेज बेस है वो भी स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ओके, सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट, इट वॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस. गांधी जी ने स्टार्टिंग में ही बोला था, एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट इटसेल्फ गांधी जी स्टेट दैट देयर विल बी मल्टीपल स्टेजेस ऑफ दिस मूवमेंट एंड ही प्रॉमिस स्वराज्य विद इन 1 ईयर. अगर स्वराज्य 1 साल के अंदर नहीं मिला या फिर अगर ब्रिटिशर्स ने ये किया, दे रिजॉर्टेड वायलेंस, तो इन दैट केस ऑब्वियसली वी कैन लॉन्च अ सेकेंड स्टेज ऑफ दिस मूवमेंट. दिस इज called as a civil disobedience. ठीक है. So this is again correct. It was to be implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes only if. Again यहाँ पे देखो बहुत बच्चों ने इस स्टेटमेंट को, इसका डी आंसर लिखा था कि दोनों गलत है. क्यों? बच्चे अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट और अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द स्टेटमेंट rather than focusing only on the keywords. All, only. बहुत बच्चों को लगा कि यार ये all है तो गलत होगा, only है तो गलत होगा. It is not like this. Specifically those like there are many people who are spreading this rumors कि यूपीएससी में हमेशा जब only दिखे तो वो गलत ही होगा. ऐसा नहीं है. देखो सिंपल है कि गांधी जी ने खुद कहा था कि भाई अगर 1 साल के भीतर स्वराज्य डिड नॉट कम विद इन ईयर और गवर्नमेंट ने अगर रिप्रेशन स्टार्ट किया, एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट किया, इन दिस केस वी विल लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ दिस मूवमेंट, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस. एंड मार्क यू, एक्चुअली देयर वाज अ फुल प्रूफ प्लान. बारडोली नाम का जो प्लेस था गुजरात में, वहां से एक्चुअली स्टार्ट onwards the second phase, that is civil disobedience, was about to launch, but unfortunately उसके पहले ही चौरी चौरा कांड हो गया, and that was one of the major reason for non implementation of this second phase. Okay, so please understand this. So both the statements are here correct. बहुत बच्चों ने ये गलत किया था, so please make sure that. easy question है, but आपको ऐसे बहकावे में नहीं आना है. ठीक है. ट्रिक्स होते हैं, I don't deny कि ट्रिक्स completely useless है. You can use them but not in every question. Understand the sense of the statement first, then try to solve it on the basis of knowledge. Chalo, let's go to the next question. Sedition has become my religion was a famous statement given by Gandhiji at time of which? At which time Gandhiji said sedition has become my religion? Now first of all you need to understand what is the meaning or what is the concept of sedition. Sedition क्या होता है? राष्ट्रद्रोह जिसको हम कहते हैं. Basically that is anti-national activities. Now please understand anti-national is different from anti-government. Okay, so basically गांधी जी ये कब कहेंगे? जब पहली बार जब आए थे तो इनिशियली ही वाज हैविंग सम लोकल मूवमेंट्स. सो वहां पे तो कोई राष्ट्रद्रोह तो करने की बात ही नहीं था. सो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह यू कैन इजीली एलिमिनेट. सेडिशन कब कहेंगे कि गांधी जी ने राष्ट्रद्रोह किया है? ऐसा ब्रिटिश कब कहेंगे? जब कोई बड़ा लेवल का मूवमेंट, whenever there is very large pan India scale mass movement has been launched. So चंपारण तो obviously very local, it was established around the local peasant issues, so obviously there was no chance of sedition here. पहली चीज तो आपको सेडिशन का मतलब समझना है. सेकेंड, नाउ आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन क्लियरली ऑन द लॉजिक बेसिस. हियर इफ यू नो द फैक्चुअली करेक्ट आंसर, आपको पता है तो फिर ऑब्वियसली करेक्ट है. अगर नहीं पता है, इन दैट केस यू कैन यूज द लॉजिक. नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन. Why third option is wrong?
attending the second roundtable conference in London. First of all, Gandhi ji attended this roundtable conference as an invited guest. So अगर उन्होंने सेडिशन किया होगा, अगर उन्होंने एंटी ब्रिटिश या एंटी इंडिया कुछ किया होता तो why he could have been invited? So पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि गांधी जी attended this second roundtable conference not by himself. He was convinced, he was requested. गांधी अरविंद पैक्ट हुआ, उसके बाद गांधी जी ने अटेंड किया था. सो अगेन दिस कैन नॉट बी आंसर. सेडिशन किया होता तो क्यों ही उनको अलाउ करते. The launch of Quit India movement. Again, I'll tell you कि launch of Quit India movement, Gandhi जी was in jail. He was suddenly उनको कैप्चर करके गायब किया था. बाद में पता चला कि he was kept at Aga Khan Palace in Pune. But initially there was no clue कि गांधी जी है कहाँ पे. किसी को कुछ आइडिया नहीं था. So correct answer automatically. अगर आप wrong answer eliminate करते हो, you're directly getting your. This is elimination technique. So sedition has become my religion. ऐसा क्यों कहते हैं गांधी जी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट किया था, ऑलरेडी ही गॉट अरेस्टेड इन 1923 आफ्टर द एंड ऑफ द चौरी चौरा एंड ऑल. सो ऑलरेडी उनको एक बार सेडिशन चार्जेस पे ये किया था. एंड नाउ अगेन ही इज गोइंग टू पब्लिकली ब्रेकिंग द लॉ एट दिस दांडी. सो उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि हाँ भाई अब तो मुझे डर भी नहीं लगता, सेडिशन तो मेरा रिलीजन ही बन चुका है. आई नो दैट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. ओके, सो ये ब्रिटिशर्स के जो कानून है वो मैं ब्रेक कर रहा हूँ. सो इट माइट बी लुक लाइक सेडिशन बट आई एम अपहोल्डिंग माई मोरल ड्यूटी. मैं जो करने जा रहा हूं वो मोरली करेक्ट है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो लीगली करेक्ट है कि रॉन्ग है. ओके, सो दिस इज करेक्ट आंसर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who provided legal defense to the people arrested in the aftermath of चौरी चौरा इंसिडेंट. जो चौरी चौरा के बाद जो लोगों को अरेस्ट हुआ था उनको लीगल डिफेंस कौन से लीडर ने. अब देखो यहाँ पे दिस इज देयर आर टू थिंग्स दैट यू नीड टू नो. फर्स्ट थिंग, दिस इज वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन. दिस इज कॉल्ड एज अ वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन. इफ यू डोंट नो इन फाइनल एग्जाम इन प्रीलिम्स 2026, if you don't know whether this is correct or wrong, please don't attempt such questions. You are going to ये आपको थोड़ा सा दिक्कत में डाल सकते हैं ऐसे questions. So please make sure that कि अगर नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो. वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन है. दूसरी चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है CR दास, चित्तरंजन दास, दैट इज एक्चुअली डेलिबरेट अटेम्प्ट. आपको फंसाने का एक ट्रैप है ये. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू आइडेंटिफाई द ट्रैप्स. क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ CR दास पहले ऑप्शन क्यों दिया है. बिकॉज CR दास एक्चुअली डिफेंडेड अरविंद घोष एंड बारेंद्र कुमार घोष व्हेन देयर वाज द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस. तो बहुत बच्चों ने वो चीज पढ़ी होती है, बट यहाँ पे कुछ अलग ही पूछा है. लीगल डिफेंस, ऑब्वियसली ये भी बैरिस्टर थे, बाकी बहुत सारे लोग बैरिस्टर थे. तो अगेन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रैप है. CR दास जो थे उन्होंने चौरी चौरा वाले जो कांड के जो लोग थे उनको डिफेंड नहीं किया था. एक्चुअली ही डिफेंडेड दिस अरविंद घोष एंड बारेंद्र कुमार घोष, स्पेसिफिकली अरविंद घोष इन दिस अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस. सो बहुत बच्चों ने ए मार्क किया था जो कि गलत आंसर था. अगेन आई विल गिव अनदर लॉजिक हियर. ऑप्शन सी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू. अब सिंपल चीज है, लीगल डिफेंस पूछा है. लीगल डिफेंस इज जनरली डन बाय द बैरिस्टर्स. And as far as my knowledge goes, Saifuddin Kichlu was not the barrister. Most of them, rest of them are barrister, but not the Saifuddin Kichlu. यहाँ पे खुद UPSC ने डॉक्टर बोला है, तो you can eliminate this particular thing. Again, M.A. जीना आपको पता होना चाहिए. Again, you can eliminate at least C and D. A and B में आप अगर गलती से A मार्क करते हो तो that can be understand, but C and D you can easily eliminate. Why D can be eliminated? Jina, when Gandhiji launched this non-cooperation movement, जब
1920 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था. सो देयर वर मेनी पीपल हु हैड नो बिलीफ इन गांधीयन पाथ. सो लाइक सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, एनी बेजेंट, मोहम्मद जिन्ना, etc. So these people left Congress, and after that, after leaving the Congress or after resigning from Congress, Jinnah went for a few years in London. So he was not there in India itself. So how can he defend? Okay, so कांग्रेस उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था 1920 में. सो यू शुड नो दिस थिंग्स. ओके, सो अगर आपको ये बेसिक चीज पता है तो जिना और ये दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो. सो करेक्ट आंसर बिकम बी, मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत. ओके, सो ट्रिकी क्वेश्चन है, बट अगर आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. अगर नहीं सॉल्व कर पाते हो, देखो आई विल टेल यू वन थिंग, इफ यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन इट्स बेटर टू स्किप rather than guess. I'll tell you one thing why, because 0 is always better than minus 0.66. अगर आपने guess किया, तुक्काबाजी किया एंड वो गलत हो गया तो ऑब्वियसली आप क्या, इट विल बी लॉस ऑफ माइनस 0.66. और ये जो 0.66 माइनस हो रहा है वो उसमें से माइनस हो रहा है जो आपने हार्ड अर्निंग से कमाए हैं. व्हाटएवर यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर्स, उसमें से आपके 1/3 नेगेटिव माइनस होंगे. सो प्लीज मेक श्योर दैट इफ यू डोंट नो द करेक्ट आंसर, प्लीज एटलीस्ट वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन को आप स्किप करना बेटर है, ऑप्शन है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Subsequent to which one of the following events Gandhiji, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all sphere, decided to include the upliftment of Harijan in his political and social program? Again, I'll tell you one very easy thing. पहली चीज, यहाँ पे क्वेश्चंस में ही यूपीएससी कई बार ये चीज करता है, बट अनफॉर्चुनेटली बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. क्वेश्चंस के अंदर ही आंसर छुपा होता है. सो अगेन आई विल टेल यू हाउ. सब्सिक्वेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गांधीजी हु कंसिस्टेंटली अपोज अनटचेबिलिटी, देखो अनटचेबिलिटी वर्ड आया है, एंड अपील फॉर इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम ऑल स्फीयर. बेसिकली इट इज टॉक अबाउट अनटचेबिलिटी. डिसाइड टू इंक्रीज अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स. अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स, पहले तो उनको अनटचेबल्स कहा जाता था, गांधी जी ने बाद में हरिजन्स कहना चालू किया. ओके, सो बेसिकली दिस इज समथिंग अबाउट सोशल, इट इज नॉट अ पॉलिटिकल डायमेंशन. गांधी जी ने जो ये यहाँ पे क्वेश्चन से ही पता चलता है, अनटचेबिलिटी, एम्पावरमेंट ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ द हरिजन्स एक्सेट्रा. सो ये तो आपको पता चलता है कि दिस इज समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू सोसाइटी rather than polity. So Gandhi-Irwin Pact, again you can eliminate. This was practically a political pact between Gandhi and Irwin. Arrest of Congress leaders and at the time of Quit India movement. अब आप ही खुद ही सोचिए, लॉजिक लगा के देखिए, क्विट इंडिया का और हरिजन्स का, अनटचेबल का क्या रिश्ता होगा. क्विट इंडिया मूवमेंट वाज आउटराइटली फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट और मास मूवमेंट, बेसिकली अ पॉलिटिकल मूवमेंट. ओके, सो अगेन दिस कैन नॉट बी आंसर. Promulgation of Government of India Act 1935. Again, I don't think this is anything to done with the society as such. So Government of India Act 1935, it was clearly administrative or political measure. So rest of the correct answer is Pune Pact. Pune Pact, you should know that it was a pact between Gandhiji and Dr. Ambedkar, where this separate electorate given to the this Harijan section of the society. बाद में उनको scheduled caste बोला जाने लगा. So please understand now, क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिलेगा अगर आप सोचते हो. Okay, so untouchability, upliftment of the Harijan, it basically shows social dimension rather than the political one. So अगर आप political वाले सारे ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, you can get the answer. Okay. The purpose of this analysis class is basically to tell you how you can attend the question even without having factual knowledge. अगर factual knowledge है तो well and good, but in many of the questions in UPSC prelims, there are many questions where you don't have exact answer or exact factual knowledge. So even then, how can you solve the question? This is what we are discussing here. चलो next question देखते हैं. ये आपको बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए. बाय द वे, यू नीड टू नो द फैक्ट्स कि कब हुआ था ये, एग्जैक्ट डेट्स वगैरह आपको पता होने चाहिए, किस किसने साइन किया था. सो बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए. चलो नेक्स्ट. How many of the above were introduced in India by Portuguese in 16th and 17th century?
they have given the name of three fruits: papaya, pineapple, guava. So correct answer here is all of the above. Again, very factual question. Generally UPSC don't ask this type of question, but this is a message or a signal from UPSC. And since last 5 years, 21, 2, 3, 4 and 5, consistently they are asking the question on the first chapter, arrival of Europeans. Earlier it was not inclined towards this arrival of Britishers. सीधा मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे 1857 के बाद से पूछे जाते थे, बट लास्ट फ्यू इयर्स देयर इज अ क्लियर शिफ्ट ऑफ यूपीएससी. सो यू कैन एक्सपेक्ट इवन इन दिस ईयर्स प्रीलिम्स यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन ऑन दिस arrival of Europeans, British conquest of India and impact of British rule. These first 3 chapters are very important in last few years. ठीक है, so correct answer all of them. Papaya, pineapple ये तो पता होता है. Guava was also brought to India by this Portugal. Rest of the crops आपको पता होनी चाहिए. Red chilies, potato, tomato, tobacco, then cashew nut, बहुत सारी चीजें पोर्तुगीज ने. Custard apple, ठीक है, maize, ये बहुत सारी चीजें पोर्तुगीज brought into India. ठीक है, वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन. नहीं भी सॉल्व करोगे, देखो यार, इट्स अगेन दिस इज माय हम्बल ओपिनियन, इट्स ऑलवेज बेटर. ऐसे क्वेश्चन में तुक्काबाजी नहीं चलती. इफ यू नो दैट देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट देम. अगर आप गलती से ओनली 2 मार्क करोगे, हाथ से मार्क चले जाएंगे. चलो, who among the following was the founder of self respect movement? ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट. अब if you belong to Maharashtra or if you are having any idea about this anti-caste movement in Maharashtra, so you should know that this Bhaskar Rao Jadhav and Dinkar Rao Zawalkar. Okay, so ये तो ऑप्शन नहीं है. This is basically they are the leaders of Brahmanetar movement in Maharashtra. Okay, Ambedkar, again Ambedkar जी के बारे में तो आपने बेसिक, if you are doing UPSC and if you are preparing for prelims, then it is expected that कि अंबेडकर जी के बारे में आपको सब कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. तो ऑब्वियसली ये तीनों ऑप्शन आप एलिमिनेट करते हो, तो डायरेक्टली यू आर गेटिंग योर आंसर. अगेन देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू. जनरली ऐसे क्वेश्चंस में जो सबसे इलैबोरेटेड आंसर होता है दैट इज मोस्ट करेक्ट. सो यहाँ पे देखो पेरियार भी लिखा है, ऊपर से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया है और ऊपर से पूरा नाम दिया हुआ है. सिर्फ पेरियार लिखा होता या फिर सिर्फ ईवी रामास्वामी नायकर लिखा होता तो दैट कुड हैव बीन डिफरेंट केस. बट यहाँ पे यूपीएससी खुद चाहता है कि आप आंसर तक पहुंचो. ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट. दूसरा एक मेथड है, दिस आंसर हैज मल्टीपल अप्रोच जहां से आप आंसर पा सकते हो. सेकंड इज सेल्फ रिस्पेक्ट. नाम से ही पता चलता है दिस मूवमेंट इज अबाउट गिविंग द रिस्पेक्ट. पहली चीज तो देखो सिंपल है कि पहले आपको रिस्पेक्ट चाहिए, बाद में ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वगैरह है वो बाद में आएगा. सबसे पहले आपको मिलना चाहिए डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल. और ये ऑब्वियसली तभी पॉसिबल होगा जब आपको एक कॉन्फिडेंस होगा. तो ऑब्वियसली ये सब चीजें किसने की थी? जो स्टार्टिंग के जो रिफॉर्मर्स थे लाइक फुले जी, शाहू जी, अंबेडकर थोड़ा सा बाद में आए थे, 1920s के बाद उनका काम चालू होता है. बट गिवन ऑप्शन ये तो बहुत बाद में आए हैं. जादव एंड जवलकर दे आर इन लाइक लेटर पीरियड्स. बट सो हियर अगेन क्रोनोलॉजिकली भी अगर आप सोचोगे तो ईवी रामास्वामी नायकर साउंड्स मोर करेक्ट. ओके, चलो. So this is all about modern Indian history. Now let's discuss medieval history. Who among the following led a successful military campaign against the kingdom of Srivijaya, the powerful maritime state which ruled the Malay Peninsula, Sumatra, Java and neighboring island? Now here again a very easy question. Answer पहली चीज तो ये है कि this is question is repeated. Already ये PYQ था UPSC का, so this is repeated PYQ. So basically question क्या है कि भाई इसमें से किसने इन सब एरियाज पे सक्सेसफुली मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया था? Again you should know that
जितने भी इंडिया में अलग अलग डायनेस्टीज है, चाहे वो एंशिएंट हो या मेडिवल, देयर इज ओनली वन डायनेस्टी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिन्होंने इंडिया के बाहर जाके अपना एम्पायर खड़ा करने की कोशिश की थी, एंड दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द डायनेस्टी इटसेल्फ इज इंपीरियल चोलास। ओके, सो अंडरस्टैंड, अगेन यहाँ पे नाम से ही पता चलता है जो चोला वाला ऑप्शन होगा वो ऑटोमेटिकली करेक्ट होगा, बिकॉज नन ऑफ द अदर डायनेस्टी देन चोला एक्चुअली ट्राई टू बिल्ड देयर एम्पायर आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो नाम से ही पता चलता है ये जावा, सुमात्रा, मलाय पेनिनसुला, दीज आर ऑल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ओके, और आइलैंड बेसिकली। सो राष्ट्रकूटा लोकल डायनेस्टी था, ठीक है, काकतिया, होयसाला, ऑल ऑफ दीज आर वेरी स्मॉल डायनेस्टी। सो इंपीरियल चोला नाम ही उनका है इंपीरियल चोला बिकॉज दे ट्राई टू बिल्ड एम्पायर आउटसाइड द इंडिया। सो करेक्ट आंसर इज राजेंद्र चोला। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। अगेन दिस राजेंद्र चोला इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोन फॉर हिज बृहदीश्वरा टेम्पल। इसका जो बेटा था वो भी काफी पावरफुल था, राजराज चोला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर। The first Gandharva Mahavidyalaya, a music training school, was set up in 1901 by Vishnu Digambar Paluskar. ये नाम पता होना चाहिए. This person was basically a Marathi person, so he was very good name in this music, Hindustani classical music. So again a very difficult question. It's better to skip this question. कोई चांस नहीं था ये क्वेश्चन कि आप अटेम्प्ट करो या अटेम्प्ट करोगे तो भी चांसेस ओनली 25% चांसेस कि दैट यू नथिंग कैन बी एलिमिनेटेड। अगर एलिमिनेट करना ही है तो आपको काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए म्यूजिक का, जो कि ऑब्वियसली बहुत कम स्टूडेंट्स को होता है। सो इफ यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नॉलेज, हैविंग वेरी गुड नॉलेज ऑफ क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक, देन यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। एटलीस्ट 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट करते हो तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट रीच अप टू 50। कौन से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो? दिल्ली एंड उज्जैन। क्यों? क्योंकि दीज आर नॉट ट्रेडिशनली नॉट कंसिडर्ड एज अ मेजर हेडक्वार्टर्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से घराना सिस्टम जो होता है म्यूजिक में, तो बेसिकली देयर आर मेनी प्लेसेस, जैसे कि बनारस घराना, लखनऊ घराना, ग्वालियर घराना, किराना घराना, देन देयर इज अजमेर जयपुर घराना। सो काफी सारे प्लेसेस है जहां पे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वाज कंजर्व्ड एंड ग्रो, बट अगेन दिल्ली एंड उज्जैन इज नॉट पार्ट ऑफ इट। सो ये 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट करते हो, बट स्टिल देयर इज अ ग्वालियर, एंड ग्वालियर एंड लाहौर, बोथ ऑफ दीज वर वेरी प्रोमिनेंट प्लेसेस फॉर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। सो करेक्ट आंसर हियर इज लाहौर। एटलीस्ट अगर अच्छा नॉलेज है आपको हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का, एटलीस्ट अगर इतना पता है कि दिल्ली एंड उज्जैन हैज नॉट प्रोमिनेंट प्लेसेस ऑफ दिस हिंदुस्तानी म्यूजिक, 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगर 1 या 2 ऑप्शन इफ यू कैन एलिमिनेट देन यू कैन टेक अ रिस्क, बट अगर आप एक भी ऑप्शन इसमें से एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, in that case it's better to skip such question than getting negative marks. So Lahore is the correct answer here. And this was technically completely out of the box question. Normally UPSC don't ask such question, but every time कुछ तो question ऐसे होंगे जो difficult होंगे. Not entire paper is going to easy, right? अब ये question देखो, काफी easy था। dancing girl जो है तो किस चीज से बनी है? तो obviously you can easily answer. The answer is here, bronze. Basically Harappan civilization itself is known as the bronze civilization. Again carnelian क्या होता है? Basically एक ऐसा material clay type होता है तो उससे हम बीड्स बनाते हैं, नॉट द डांसिंग गर्ल। गोल्ड नॉट करेक्ट, गोल्ड था, आई एम नॉट सेइंग दैट इट वाज नॉट देयर ड्यूरिंग दिस। उसका नाम ही है डांसिंग गर्ल मेड बाय ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ऐसे बोलते हैं। यू कैन गो एंड चेक इट आउट, देयर आर इन एवरी सिंगल बुक द इमेज ऑफ दिस डांसिंग गर्ल हैज बीन गिवन। सो वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। चलो, so let's discuss the question of ancient India. The irrigation device called as the Aragatta was. Again, this is directly PYQ. Already this question being asked in 2016. So
after 9 years they have repeat the question. So basically you should know that araghatta, so ghatta means what? Pot. मटका जो होता है उसको क्या बोलते हैं? गट्टा during in Sanskrit language. So you should know that it is a large wheel with earthen pots tied to outer ends of its spoke. So this is again if you have gone extensively through PYQs in history specifically, there are so many questions again and again repeated, and that is the need of PYQ analysis, extensive PYQ analysis. Either there can be a directly repeated question, or sometimes they have just take the theme and repeat the question. So here the answer is B. Again, one liner factual question. Almost every option it talks about water. ठीक है. So basically इतना तो basic idea है सबको. Last time when they asked it was basically what was araghatta, same question, but in that case options were very easy. Here the options are very closely or tightly bunched. So correct answer here is B. Araghatta means what? एक ऐसा wheel होता है. You can just Google the image and see the image. You will easily get what araghatta is. Okay. चलो. Now let's go to the next question. अगेन डायरेक्टली रिपीटेड क्वेश्चन. 3 बार ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है. इट इज वेरी ओल्ड क्वेश्चन. 1980s में पहली बार पूछा था, देन 2 बार रिपीट किया है. हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया हैड अज्यूम्ड द टाइटल मत्त विलास, विचित्र चित्त एंड गुणभद्र? Okay, quite a difficult question to be frank with you, but again it is not impossible to solve if you have studied. There is again one of the major theme of Indian history, literature, basically the books written by these ancient authors, and the name of the books you need to know them. Create one list, book name, and there are 3 columns. There can be 3 columns. First column name of the book, second column author of the book, and third column what it books is all about. So basically theme of that book. So please prepare like this. It is very important from UPSC. So अगर आपने ये किया है तो you can be aware about Matta Vilasa Prahasana. Prahasana means what? Basically it is about one type of literature. So Matta Vilasa Prahasana was written by Mahendra Varman. Okay, he was one of the most important, one of the earliest and most important king of the Pallava dynasty. So this is correct answer, Mahendra Varman first. So there are 2 approach with which you can solve the question. First is obviously if you have done PYQ, as I already told you, this is 2 time repeated PYQ. So this was 3rd time it was asked by UPSC in prelims examination. And second, if you have gone through this literature and if you know that, or if you are aware that Matta Vilasa Prahasana was written by Mahendra Varman first, so you can get the answer. Otherwise it's very difficult. ठीक है. विचित्र चित्त, then he is also known as a चित्र कृपाली. ठीक है, चित्रकार प्रणाली. देखो, so there are so many titles. चित्रकार पुली, then there was गुणभद्र. बहुत सारे टाइटल्स इन्होंने लिए थे. विचित्र चित्त. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. फाहियान द चाइनीज पिलग्रिम traveled to India during the reign of which particular king? Again a PYQ. Surprisingly there was 3 to 4 directly repeated PYQ, specifically most of them from ancient India in last year. So again UPSC just want to check which of the aspirants are rigorously doing analysis of PYQ. So Fahiyan came during the period of Chandragupta II. You should know that Fahiyan is one of the major traveler. Again foreign traveler is one of the major theme. In fact in NCERT themes in Indian history part 2, उसमें पहला chapter there is a dedicated chapter of this Fahiyan. Again my prediction in this year or maybe next year, I cannot predict the year, but UPSC will definitely ask you specifically those foreign travelers who visited India during the Vijayanagar Empire period, so that like they can
can ask you the name of the traveler and its observation, or maybe his origin country. So this can be a match the pair type question, so be ready with it. Okay, so again Fahian had again in detail they can ask you next time about Fahian. So क्या क्या observations किया है that you need to know. Fahian पहला observation, he talks about untouchability, the treatment which gives to be untouchable, he call it like the chandala. Okay, the word he used for untouchables is chandala. Then second is obviously he's like he talk about prosperity during this Gupta period. He talks about their efficient administration. He talks about honesty, integrity of the people. So there are multiple observations. Women's का position भी इन्होंने observe किया था. So काफी सारी चीजें observe की है. तो this can be a question next time. So Fahian came into India during this Chandragupta II. अगेन यहाँ पे कोई लॉजिक तो नहीं लग सकता, बट थोड़ा सा आपको आइडिया आ सकता है कि भाई ड्यूरिंग दिस समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त टू, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग्स. सो चांसेस वही होते. देखो यूपीएससी कोई भी रैंडम किंग के बारे में क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं. अगेन जो ऊपर वाला क्वेश्चन था महेंद्र वर्मन फर्स्ट वाला, इवन राजेंद्र वन, सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी प्रोमिनेंट किंग्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर काइंड ऑफ मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ देयर डायनेस्टी. सो अगेन सो आप एटलीस्ट दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, स्कंदगुप्त एंड कुमारगुप्त फर्स्ट. आई एम नॉट सेइंग दैट दीज किंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट इन द गिवन फोर ऑप्शंस दे आर द लीस्ट इंपॉर्टेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकंड. सो चांसेस ऐसे केसेस में क्या होता है, चांसेस आर वेरी हाई दैट ए और बी कैन बी आंसर. सो अगर आपको पता है तो बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ओके, अगेन बस आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ये नहीं है, यू हैव टू गेस कि इस पे आगे क्या क्वेश्चन आ सकता है. देयर कैन बी वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस चंद्रगुप्ता टू. ही हैड नवरत्न इन हिज दरबार. सो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि उसमें नवरत्न दरबार में कौन कौन थे. दैट कैन बी ए क्वेश्चन ऑल्सो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. मैच द पेयर टाइप क्वेश्चन है. तो ऐसे क्वेश्चन में देखो बच्चे डरते हैं, बट इट इज नॉट नथिंग टू फियर अबाउट. वेरी इजी क्वेश्चन. अस्मका वाज वन ऑफ द महाजनपदा. एक्चुअली इट वाज द ओनली महाजनपदा एट द लाइक साउथ ऑफ द विंध्या. बेसिकली इट वाज इन महाराष्ट्र रीजन. द कैपिटल ऑफ अस्मका वाज प्रतिष्ठाना, मॉडर्न डे पैठन. ठीक है, सो ऑब्वियसली इट वाज बेस्ड ऑन अ गोदावरी रिवर. दिस इज करेक्ट. कंबोजा आपको अगर बेसिक आइडिया भी पता है, देखो यू हैव नथिंग टू डू लाइक इन डिटेल्स एंड यू हैव टू रीड hundreds of books. No, it has been given in NCERT. So there is one map in NCERT, both NCERT our past part 1 and themes in Indian history part 1, दोनों में मैप दिया हुआ है. So you can go and check it out, महाजनपदा का मैप. So कंबोजा महाजनपद was basically in the northwestern province, जो आज का पेशावर वगैरह रीजन है, स्पेसिफिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर रीजन. तो इट वाज इन दैट पर्टिकुलर एरिया. एंड यहाँ पे अगर आप देखते हो विपास रिवर, विपास is nothing but modern day Bias river. And you must be aware Bias river is basically one of the tributary of Indus river. So it is flowing through this Punjab Haryana region. So Kamboja बहुत ज़्यादा northward होता है as compared to Vipasa. So this is wrong. अवंती महानदी, अगेन आपको पता होना चाहिए अवंती का कैपिटल था उज्जैन. सो उज्जैन इज इन मध्य प्रदेश. ऑन द अदर हैंड महानदी, अगेन नाम से ही पता है, आपको पता होना चाहिए रिवर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थीम. सो महानदी जो है उड़ीसा से बहती है. सो अवंती महानदी तो हो नहीं सकता. सो दिस इज अगेन रॉन्ग. एंड कोसला इज बेसिकली टुडेज काइंड ऑफ अयोध्या. ठीक है, सो सरयू रिवर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट. How many pairs are correct? Only 2. इजी क्वेश्चंस है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे. रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थीम. हर साल रिवर पे क्वेश्चन आते ही. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोकन एडमिनिस्ट्रेशन और अशोकन इंस्क्रिप्शन. अगेन मौर्यन हिस्ट्री इज वन ऑफ द मेजर थीम ऑफ यूपीएससी. ऑलमोस्ट 10 साल में 5 या 6 बार मौर्यन हिस्ट्री पे क्वेश्चन आए हैं. सो सजेस्ट दैट प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ता वेर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स एट विच लेवल. ये जो ऑफिसर्स के नाम है वो कौन से लेवल के ऑफिसर थे? क्या वो विलेज लेवल थे या प्रोविंशियल या डिस्ट्रिक्ट और लेवल ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन? अब देखो टेक्निकली ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, बट इफ यू कैन अप्लाई द लॉजिक देन इट्स गुड. नाम से ही पता चलता है
Pradesh means not very small or not the largest one, so you can at least eliminate village level and you can also eliminate central administration officer. Pradesh means what? A region. So basically he should be a regional officer, not the very high level, extremely high level officer, nor the ekdam smallest level officer. So at least A and D you can eliminate. Now you are left with provincial and district level. So correct answer is district level. So this much risk you can take, but at least नाम से ही आप थोड़ा eliminate कर सकते हो. प्रदेशिका, प्रदेश का जो head होता है, he is called as a प्रदेशिका. Otherwise ये जो दो term है, राजुका and युक्ता, so they are very difficult, they are of no use. ठीक है. Provincial administration का जो head था उसको कहा जाता था उपारिका. उपारिका means आज के भाषा में अगर बोला जाए तो गवर्नर, एंड प्रदेशिका मींस आज के भाषा में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. सो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर थे. डीएम जो आज का कलेक्टर होता है उसको उस टाइम पे रजुका या प्रदेशिका कहा जाता था. A difficult question, but at least 2 options can be eliminated with the logic. ठीक है. So this is all about ancient history. ठीक है. So thank you.